नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी टुगेदर पे आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे 13 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो सभी को सुप्रभात एक बार फिर से, और एक नई आशा के साथ और नए जोश के साथ अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि कल 12 अगस्त को यूथ डे था और यूथ डे मतलब हमारा दिन था। तो हमारे दिन को हम अच्छे से शुरुआत किया, अच्छे से मनाया, और क्या है, अभी अपनी जो यूथ की जो कैपेसिटी है उसको अपने देश, अपने समाज और संपूर्ण विश्व के लिए लगा देते हैं। तो अभी क्या है, धीरे धीरे हमने जो उड़ान भरना शुरू की है उसमें क्या है, कभी भी थकावट आए तो अभी रुकना नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी मंजिलों में क्या है, रुकावट आ सकती है, क्योंकि असफल होने वाली चीज़ें नहीं होती कभी भी। असफलता कुछ आपको क्या रोक सकती है, लेकिन अगर जिनका दृढ़ निश्चय है ना, वो उसको सफलता मिले बिना नहीं रह सकती। तो जब उड़ान शुरू की है, एक आप यूथ से अपने आप में एस्पिरेशन ले लीजिए कि जब उड़ान शुरू कर दिए तो फिर किसी चीज़ से डरना नहीं है, अब तो बुलंदियों तक जाना है। तो सबसे पहले मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। तो चलो, आज की मोटिवेशनल कोट भी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। तो आपके लिए बोल रहे हूँ, अपने आप को इस जो मेरी जो छोटी सी जो मैं शायरी लेके आया हूँ, एक मोटिवेशनल शायरी, उसको आप अपने आप पे एज्यूम कीजिए कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। क्योंकि आपको अभी एग्जाम देने हैं, उसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांगा है समुद्र को, अभी अभी मैंने लांगा है समुद्र को मैंने आपने मतलब अपने सारी जो चीज़ें हैं ना उनको एक तरफ करके, और क्या अपना सारा डेडिकेशन एक चीज़ पे लगा दिया है, तो वो आपके मान लीजिए समुद्र हो गए। तो अभी अभी तो मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो समुद्रों को पूरी क्या कवर करने के बाद अभी आपको आसमानों को बाकी है। एक बार समझ लीजिए कि आप जो केरला में जो भगवान बाली थे, उस समय जो वामन अवतार लेके श्री कृष्ण जी गए थे, तो आप अपने आप को उस तरह समझ लीजिए। आप अपना आपको इतना छोटा भी मत समझिए कि एक वामन का अवतार लेके गए थे और कहा था मुझे 3 पग जमीन दे दीजिए। तो आप भी वो 3 पग जमीन ले लीजिए कि आप अपने आपको वामन मत समझिए वैसे, और अपनी कैपेबिलिटीज को इतना बड़ा बढ़ा दीजिए कि जो सब कुछ हो सामने आपको छोटा लगने लग जाए। तो यही जो दूसरों की नजरों में होता है ना, ये कभी ये होना चाहिए कि यार ये क्या कर सकता है। जैसे भगवान बाली थे, वो बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत एक अच्छा राजा थे, लेकिन उनको नजर में हो गया कि 3 पग जमीन में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता। लेकिन वो चीजें दुनिया को भी यही सोचने का मौका आपको मिलना चाहिए कि यार ये आदमी क्या कर सकता है, यार इतना कुछ नहीं कर सकता। अगर दुनिया आपके खिलाफ ये सोच रही है, तो आपको भी वो करके दिखाना है जो उस समय भगवान बाली के सामने वामन अवतार में श्री कृष्ण ने मतलब विष्णु भगवान ने किया था, कि अपना पूरा रूप दिखाया। और क्या किया, जब एक पग में जब पूरी धरती, दूसरी पग में पूरा आसमान समुद्र सब कुछ पूरे ग्रह नाप दिए, जब तीसरा पैर बचा तो कहाँ रखूं। तो मैं उसको आप गलत परीक्षा में मत लीजिए, मैं आपको केवल उदाहरण बताया हूँ कि अगर कोई आपको कमजोर समझ रहा है, तो आप भी उस तरह अपना बड़ा विकराल रूप ले लीजिए। इतनी तैयारी कीजिए, इतनी तैयारी कीजिए कि सारी दुनिया आपके सामने छोटी लगने लग जाए। छोटी का मतलब आप कभी गलत मत लेके जाना कि छोटी लगने लग जाए, आप में इतना अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। छोटी का मतलब है कि आप अपने आप को इतना कैपेबल बना लो कि आपको हर चीज का बताओ, किसी ना किसी आप सोसाइटी में अच्छे अच्छे काम करते लग जाओ, कि आपके पास कोई भी काम आए। छोटी का मतलब इन सेंस आपके पास कोई भी काम आए, आप उसकी चीज को क्या है सोल्यूशन निकाल सको। अगर आप एक कल IAS ऑफिसर बन जाते हो, तो एक डिस्ट्रिक्ट होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। आप वहां पे जाके रहो, तो आप डिस्ट्रिक्ट में इतना मतलब आपकी इतनी पावर है, आपके पास इतनी नॉलेज है कि कोई भी चीज आपके पास आती है तो क्या करोगे, आप उसका सोल्यूशन निकालोगे। तो वहां पे अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट का पूरा सोल्यूशन निकाल पाते हो, तो क्या होगा कि आपका एक अपने आप में बहुत बड़ा मतलब अपने खुद के अंदर ही एक बहुत बड़ा रोल हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको क्या है, एक बार फिर देख लीजिए, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो अभी अभी मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो ये अपने आप में फीलिंग लाइए और एक बार फिर से खड़े हो जाइए। चलो, एक नए आसमान की तैयारी करते हैं, एक नए आसमान को हम लांगना है अभी। तो सबसे पहले हम कल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके सबसे पहले आंसर देख लेते हैं। तो लोक अदालत थी, उनको स्टेच्यूटरी जो स्टेटस दिया गया था, किसके अंदर दिया गया था, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत दिया गया था। दूसरा था इंटरनेशनल यूथ थीम, जो इंटरनेशनल यूथ डे 2020 था, उसकी थीम क्या है, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। आपको पता है ग्लोबल एक्शन में एक जो सबसे ज्यादा जो कुछ भी है, जो पूरे ग्लोब में सबसे ज्यादा कुछ अगर चेंज ला सकता है, तो अभी यूथ ही है जो चेंज ला सकता है। हर सोसाइटी, हर नेशन, लोकल कम्युनिटी से लेकर जो यूथ है वो चेंज लेके आएगा। तो ये अभी ग्लोबल एक्शन के लिए यूथ को एक तरह का मतलब एनहांसमेंट दिया गया, एक तरह का एंकरेजमेंट किया गया। दूसरा नेशनल
यूथ डे 2020 जो नेशनल यूथ डे था उसकी थीम क्या थी, जो फिट यूथ फिट इंडिया। अगर कोई यूथ फिट है तो वो कोई भी देश हो गया वो अपने आप फिट होगा। तो आप एक बार फिर देख लीजिए नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे को ऊपर मनाया जाता है। और दूसरा जो इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। तो एक बार फिर आप इस चीज को रिवाइज कर लीजिए, दोनों में डिस्टिंग्विश कर लीजिए कि 12 जनवरी और 12 अगस्त, इतना याद रखिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी राइट्स पा लिए थे, कब पाए थे, जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, जो 22 अक्टूबर 1764 के बाद, जब बैटल ऑफ बक्सर को क्या है अंग्रेज जीत गए थे रॉबर्ट क्लाइव के जो नेतृत्व में। और ये लग 1765 में 12 अगस्त 1765 को ही वो संधि पे साइन हुए थे, जिसको बोला था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, याद रखना। तो उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दीवानी राइट्स पा लिए थे। इसमें कौन कौन थे, शुजाउद्दौला थे, जो एम्परर शाह आलम थे, इन्होंने एक क्या गुट बना के अंग्रेजों से लड़े थे। लेकिन क्या है, गुट में भी क्या है, बहुत सारे जो बोलते हैं ना कि विश्वासघाती मिल जाते हैं। तो उस समय क्या है, ये अंग्रेज लड़ाई जीत गए थे। और दीवानी राइट्स क्या होते हैं, तो इसमें आप केवल थोड़ा बहुत मत लिखना। दीवानी राइट्स में क्या लिख देते हैं, राइट्स टू कलेक्ट टैक्स। ये पूरा आंसर नहीं है, ठीक है, ये पूरा आंसर नहीं है। राइट टू कलेक्ट टैक्सेस ऑन बिहाफ ऑफ एम्परर, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ एम्परर। तो ये पूरा लिखना। और इसमें क्या है, एम्परर को क्या है एकदम मतलब उसकी शक्तियां सारी छीन ली जाती है। उसको एक पेंशन पे लगभग 26 लाख, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन 26 लाख पर साल की एक जो पेंशन है वो दी गई थी। और उसमें 26 लाख उस समय 1764 में बहुत है, आज भी बहुत है। लोगों को क्या है, अभी तक पूरे साल में 1-1 लाख रुपए नहीं कमा पाते हैं। तो इसको आप एक राजा की इनकम को छोटा मत मानना, 26 लाख। अब मैं श्योर भी नहीं हूँ अभी 26 लाख था 26 करोड़ था, इसके लिए मैं आपको माफी मांगता हूँ। लेकिन फिर भी कोई भी बात मान लीजिए। तो ये राइट टू कलेक्ट टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ एम्परर, तो पूरा लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 लॉन्च इन कोलैबोरेशन, मतलब किन किसके कोलैबोरेशन से SEP जो प्रोग्राम 2.0 लॉन्च किया गया था, तो अटल इनोवेशन मिशन एंड डेल टेक्नोलॉजीज। तो अटल इनोवेशन के बारे में जानते ही हो कि ये एक नीति आयोग की फ्लैगशिप स्कीम है, जो कि इनोवेशन हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, उनको बढ़ावा देने के लिए। इनोवेटर जो नए नए इनोवेशन के स्टार्टअप सेटअप कर रहे हैं, जो नए नए उद्यमी हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स जो म्यूजियम है, जो कौन सी मिनिस्ट्री सेटअप करिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री सेटअप करिए। तो मैं कल की जो न्यूज़ है कि बस थोड़ा थोड़ा जल्दी से रिकेप भी करा जाता हूँ कि आपको ये किस लिए क्या करने के लिए। उसके ये कि जो हमारा जो एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, उसमें जो ट्राइब्स होता है ना, उनका भी अहम योगदान रहा है। हाँ, हालांकि वो क्या छोटे छोटे जो जनसंख्या में थे, तो उनका जो एक फ्रीडम मूवमेंट था, उन्होंने जो विद्रोह किया था ना, वो बड़े लेवल पे एक बड़े नेशनल पोर्टल पे नहीं आ पाया था। अब एक आदमी एक किसी भी अलग गलत काम के पीछे लड़ रहा है, तो ये नहीं है कि हम उसको छोटी जनसंख्या में है तो हम उसको नगण्य कर देंगे, अपनी नज़रों में कुछ रखेंगे नहीं। अब आप देखिए कि वो इस जब जनसंख्या छोटी है, केवल फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, और उस समय वो विद्रोह करे, तो हम उसको नगण्य नहीं कर सकते। तो उन्हीं की जो ट्राइब्स का जो मूवमेंट है, उनको भी नेशनल पोर्टल पे लाया जाएगा। जैसे छोटे छोटे ट्राइब्स है, उसमें क्या हुआ था, मैं जल्दी जल्दी रिकेप कर रहा हूँ कि जब फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, उन पे क्या है, उस समय गवर्नमेंट पे क्या है, बहुत जल्दी क्या है वो कर रही थी, एक्सपेंस कर रही थी। अब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंस था, गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज़्यादा चाहिए था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब रेवेन्यू किस तरह आ सकता है कि अब तो गवर्नमेंट को क्या है, उस समय रेल लाइन भी बिछ रही थी, तो क्या स्लीपर्स भी चाहिए, जंगलों की कटाई भी चाहिए, जंगलों से भी क्या व्यापार चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। और दूसरा क्या, कृषि जब खेती ज़्यादा होगी, उस समय सबसे ज़्यादा अगर जो टैक्स देने वाला आदमी था, तो वो क्या जमींदार वगैरह नहीं देते, केवल जो पीजेंट्स लोग थे वो टैक्स देते थे। तो जितनी ज़्यादा खेती होगी उतनी ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को पास जाएगा। तो क्या होता था, जो जंगल में लोग रहते थे ना, वो क्या जंगली थे, उनको क्या टैक्स नहीं देते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जंगल्स के ऊपर जो क्या है रूल बनाने शुरू कर दिए कि उनको रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कर दिया। तो उनको जो फॉरेस्ट डिवेलपर है, उनको भगा भगा के बाहर निकाला जाए, और उनको जबरदस्ती क्या है खेती में लाया जाए कि वो खेती करें, और फिर गवर्नमेंट की क्या है इनकी रेवेन्यू बढ़े। तो इसके चलते उन्होंने विद्रोह किया था। जैसे बिरसा मुंडा हो गया, सुरेंद्र नाथ साई हो गए, तो इन्होंने बहुत ही जो आप जानते हो कि विद्रोह किया था। तो उनको भी एक नेशनल पोर्टल पे लाया जाए। नेक्स्ट है नेशनल पोर्टल फॉर ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट लॉन्च किया गया था। तो उसका नाम क्या है, सुरक्षित। आपको जानते हो कि जो जो हाथी हैं वो आदमियों की जो अपने इंसानों की बस्तियों में आ जाते हैं। तो आप न्यूज़ में भी बहुत बार सुने हैं कि हाथियों को मार दिया, किसी ने पटाखा खिला दिया, किसी ने बम खिला दिया। तो वो तो एक जानवर है यार, उनको तो क्या पता कहाँ उनको भोजन दिखता है, आ जाते हैं। और जो हर कोई भी जानवर है ना, वो कहाँ खाने जाता है कि हाँ उसको खाना
इजीली और अफोर्डेबल, मतलब आसानी से मिल जाए, वहीं जाता है। आप एक तो जंगल में हो रहा है, आप अगर वहाँ पे जाओगे गन्ने की खेती में जाओगे, और हाथी को वैसे भी गन्ना बहुत पसंद है, तो हर चीज़ है, ह्यूमन बिहेवियर भी है, और जब उसको चीज़ों को अच्छा लगता है और इजीली कोई चीज़ मिल जाती है ना, तो वही पाना चाहता है। तो यही जानवर होता है। तो लोग क्या है, इसको गलत लेते हैं, उनको मार देते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं। तो उन्हीं को जो पोर्टल रियल टाइम जो है ना, उनको सिचुएशन को एसेस करने के लिए सुरक्षा जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नीचे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा था, किसके द्वारा लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, प्रोजेक्ट एलिफेंट इंडिया में कब स्टार्ट किया गया था, तो ये 1992 में किया गया था, वो सेम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत किया गया था। तो चलो अभी आज की जो इंपॉर्टेंट डेट देख लें। तो सबसे पहले जाते हैं हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में जो डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी कुछ चीज़ों में कि आज के दिन वो डेट आपको लिखना जरूरी है, लेकिन अगर वो डेट के साथ से आपकी एक बार हिस्ट्री रिवाइज हो जाती है ना, तो भी एक बहुत बड़ा 1% आपका रिवाइज हो जाएगा। जैसे मैंने ये दिखाया कि इसमें आज के दिन 17 अगस्त 1784, तो ये 13 अगस्त सॉरी 1784 में, 13 अगस्त इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आज ही के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784, जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 है, वो क्या है, आज लागू हुआ था, जिसको क्या नाम से जाना जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट। तो आपको जो 13 अगस्त इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही इसमें यहाँ पे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि एक तो पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, और 17 जो कंपनी एक्ट 1784, ये दोनों का आप नाम याद हो गया कि दोनों का नाम क्या है, इसी का नाम हो गया। दूसरा क्या है कि इसमें किस लिए ये एक्ट लाया गया था, तो इसका जो शॉर्ट कमिंग थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, उसमें जो कमियां रह गई थी उनको पूरा करने के लिए ये एक्ट लेके आया गया था, जो 1781 में लाया गया था, 1784 में लागू किया गया था। तो ये दो चीज़ें हो गई, आपको रिवाइज हो गया। और फिर इस एक्ट को एक नाम और से जाना जाता है, वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो ये भी याद रखना, एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, क्योंकि जो शॉर्ट कमिंग्स है, इसकी जो कमियां हैं उन्हीं को सेटल करने के लिए लाया गया। तो नेम 3 नाम हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 हो गया, पिट्स इंडिया पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, और दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो गया। और ये किस लिए लाया गया, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की जो कमियां रह गई थी उनको पूरा करने के लिए ये लाया गया था। और फिर ये किसके नाम पे बनाया गया था, उस समय जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट थे, उनके जो उनके नाम पे ये पिट्स इंडिया एक्ट लिया गया था। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि उस जो एक्ट था 1773, उनमें क्या कमियां थी और क्या लाया गया था। तो जो 1773 में क्या क्या हुआ था, सबसे पहले तो 1773 एक्ट में क्या होता, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, जैसे वहाँ पे प्रेसिडेंसी थी उस टाइम पे 3, और कुछ जो छोटे राज्य थे, तो सबसे प्रेसिडेंसी कौन सी थी, बंगाल हो गई, बॉम्बे हो गई एंड मद्रास, 3 प्रेसिडेंसी थी। तो सबसे ज़्यादा व्यापार कहाँ से होता था, बंगाल में, और सबसे ज़्यादा जो व्यापार को कंट्रोल भी बंगाल ही करता था। तो वहाँ का जो गवर्नर था उसको क्या, गवर्नर से चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, ठीक है। और क्या, उसको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी दे दी गई जो सपोर्ट है, लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल की कुछ भी उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं था, उनको वो सुपरसीड कर सकता था, ये भी याद रख लेना आप, ठीक है। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था उस टाइम पे, ये याद, एक क्वेश्चन और हो गया कि जो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। तो आप 1773 एक्ट भी याद, थोड़ा बहुत याद हो गया। और जो मुंबई और मद्रास की जो उस समय पहले जो क्या है, दो तीनों में बराबर पावर थी, लेकिन इस समय इस एक्ट के तहत क्या किया गया, मुंबई और मद्रास की जो दोनों जो प्रेसिडेंसी है उनको बंगाल से नीचा कर दिया गया था, मतलब उसके सबॉर्डिनेट स्तर पर कर दिया, और बंगाल की प्रेसिडेंसी को ऊंचा कर दिया था। और इसी जो 1773 के एक्ट के तहत क्या गया, बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो एक आप याद कर लीजिए क्या क्या चीज़ें की गई थी 1773 में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता की स्थापना की गई थी। बाद में और प्रेसिडेंसी भी हो गया था, लेकिन सबसे पहले इसी के तहत हुआ था। और जो प्राइवेट सर्वेंट्स थे, जो कंपनी के जो प्राइवेट सर्वेंट थे, वो क्या कहते, अपनी जो कंपनी के ट्रेड को छोड़ के क्या अपने प्राइवेट खुद मुनाफे के लिए काम करने लग गए थे। तो क्या किया इस एक्ट के तहत, क्या जो प्राइवेट सर्वेंट थे उनकी जो प्राइवेट ट्रेड है उनको फिर बैन लगा दिया कि अभी कंपनी का जो सर्वेंट है प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा। हालांकि वो फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर कोई काम कर सकता था, मतलब प्राइवेट ट्रेडिंग कर सकता था, लेकिन बाहर से जो मैन्युफैक्चर हो गए, पीजेंट्स हो गए, उनके साथ कोई प्राइवेट ट्रेडिंग नहीं कर सकता था, ठीक है। और कंपनी को क्या है, गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने बोल दिया था कि जो रेवेन्यू है, जितनी भी रेवेन्यू जनरेट होती है उसकी रिपोर्ट ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वहाँ पे उनको चाहिए। फिर क्या हुआ, 1784 एक्ट लाया गया, क्योंकि वो डिस्टिंग्विश करता है जो कॉमर्शियल, इसमें जो क्या है कॉमर्शियल जो काम करता था वो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करता था, लेकिन क्या है सारा काम कॉमर्शियल हो गया, सारा भी काम वो एक जगह करता था। लेकिन 1784 में क्या किया कि जब ये चीज़ें क्लेश बढ़ने लगी, तो क्या है इसका जो कंपनी का एक कॉमर्शियल एक्ट है और जो पॉलिटिकल फंक्शन है उनको अलग अलग कर दिया कि कंपनी पहले दोनों काम करती थी, पॉलिटिक्स भी वही करती थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी वही करती थी, और कॉमर्शियल काम भी वही करती थी। लेकिन 1784 एक्ट के तहत क्या किया गया, कॉमर्शियल एक्ट अलग कर दिया गया और पॉलिटिकल चीज़ें अलग कर दी गई। तो कॉमर्शियल के लिए क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो वो कॉमर्शियल एक्ट कौन करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कॉमर्शियल जितने भी काम है, अफेयर्स हैं, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देगा। और दूसरी एक बॉडी बनाएगी, बोर्ड ऑफ
कंट्रोल, तो वो क्या करेगी, पॉलिटिकल अफेयर्स, वो क्या है, पॉलिटिकल अफेयर्स देखेगी। तो इससे क्या गया, डबल गवर्नमेंट स्टैब्लिश होगी, डबल गवर्नमेंट स्टैब्लिश होगी। अब इसमें कभी क्या गया, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमी मत समझ लेना, ये भी बहुत पावरफुल थी। वो क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा जो कोई पॉलिटिक्स चीज, जो पॉलिटिकल जो अमेंडमेंट लाया जाता है उसको ये रोक सकती थी। ठीक, तो इसमें एक तरह का डबल गवर्नमेंट हो गया, काम में बहुत ज़्यादा बाधा होने लग गई थी। तो आप इसको डबल गवर्नमेंट को कभी भी डायरेक्ट है जो 1990 का जो था उससे मतलब जो द्वैत शासन था उससे मत जोड़ना। उसमें जब गवर्नर्स थे, जो प्रोविंस में जो गवर्नर थे, कुछ अलग अलग सूचियां बनाई थी कि जो आज की जो संघ सूची होगी, समवर्ती सूची होगी, और जो ये राज्य सूची है, उस समय भी 1990 के तहत कुछ सूचियां बनाई गई थी। उसमें भी गवर्नर, जो प्रोविंसेस पे गवर्नर है, उनके पास पावर ज़्यादा दे दिया गया था। वो किसी भी जो राज्य की जो प्रोविंसेस की थे उनको एकदम नेग्लेक्ट कर सकता था, और सेंटर के पावर्स अलग थे। तो डायरेक्टरी से मत जोड़ना, द्वैत शासन से मत जोड़ना, आप डबल गवर्नमेंट को याद रखना। और डबल गवर्नमेंट लास्ट में फाइनली अबोलिश कर दी गई थी 1850 एक्ट का, जब 1857 की जो म्यूटनी हुई थी उसके बाद जो ये डबल जो गवर्नमेंट थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दोनों खत्म कर दिए गए थे। उसके बाद क्या क्या गया आपको पता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, जो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल बनाया गया था, जो 1857 के तहत क्या बनाया गया, जो वायस रॉय ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हो गया। ये गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था, वो बाद में क्या, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो सॉरी इंडिया 1833 के लगभग शायद बनाया गया। फिर बाद में 1858 के बाद क्या किया, वायस रॉय में कन्वर्ट किया गया। वायस रॉय के साथ साथ में क्या है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद भी स्थापित किया गया था। तो ये चीज़ें जो डबल गवर्नमेंट 1858 में ख़त्म कर दी थी। और फर्स्ट टाइम क्या हुआ, जो कंपनी की जो टेरिटरीज थी, तो उसको क्या भी चेंज कर दिया गया, उसको ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना कि आप कभी कभी मैं क्या आपको पुरानी जो चीज़ें, हिस्ट्री भी आपको रिवाइज करता चलूंगा करंट अफेयर के साथ साथ। नेक्स्ट अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन एंड ऑनरिंग द ऑनेस्ट। तो आपको पता भी ई गवर्निंग कहाँ होता है, जो गवर्नमेंट में आज सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, तो वो ई गवर्निंग, ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट में होना जरूरी है। हर जो सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के लिए जो टैक्सेशन जो डिपार्टमेंट है उसमें भी एक ट्रांसपेरेंसी ऑफ टैक्सेशन के जो एक लॉन्च कर रहे हैं मोदी जी। इसमें क्या है कि ये सबसे पहले अर्लियर अनाउंस किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो एक टैक्स चार्टर बनाया जाएगा, जो बजट 2020 एवं 21 में ये किया था। इसमें क्या हो गया कि जो कुछ इनपुट्स जो ग्लोबल जो लेवल के मैन्युफैक्चर्स है उनके कुछ इनपुट्स लिए गए, उसके बाद ये चीज़ की गई है। तो इससे क्या गया, ईज कंप्लाइंस हो जाएगा, और इससे जो टैक्स पेयर्स है उनको बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इससे क्या कैसे मिलेगा, आपको पता ही है कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू कैसे बढ़े। अगर आप टैक्स ज़्यादा बढ़ाओगे, सबसे पहले तो आप किसी के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा दो, क्या, तो लोग क्या होंगे कि वो ब्लैक मनी बनाना शुरू कर देंगे। वो जब गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा बढ़ा रही है तो कुछ लोग क्या है, टैक्स नहीं देना चाहेंगे, लोग टैक्स से बचेंगे। लेकिन वही चीज़ें हैं, अगर गवर्नमेंट क्या है, टैक्स तो कम कर देती है, और टैक्स तो जो नॉर्म्स है, जो कॉम्प्लिकेसी है, वो खत्म कर देती है। बहुत सारे लोग तो क्या है, टैक्स को इसलिए नहीं बना, कुछ को भरना ही नहीं आता है, और इसको बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा रुपए लेते हैं, टैक्स भरवाते हैं, तो लोग इसको भरना ही नहीं चाहते। तो ये कॉम्प्लिकेसी को खत्म करना बहुत जरूरी है, टैक्स को ट्रांसपेरेंट भी करना है। और क्या है, कम अगर टैक्स करोगे, अगर मान लीजिए अभी रेवेन्यू में 50% टैक्स है, तो लोग क्या टैक्स भरना पसंद करेंगे, वो टैक्स बचाना चाहिए। अगर हम उसी रेवेन्यू पे अगर 10% और 15% टैक्स कर देंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स देंगे। जो बच रहे, तो वो टैक्स का रुपया बराबर हो जाता है। एक तो लोग जो रुपये बचा रहे थे, जो ब्लैक मनी में जो सारा रुपया जा रहा था, जो अर्थव्यवस्था से बाहर निकल रहा था, एक तो रुपया होता है तो इकोनॉमी के अंदर अंदर सर्कुलेट करता है, ठीक है, तो वो सर्कुलेशन होता रहता है। और एक जो क्या है, हमने अगर कोई रुपया लिया और उसको ब्लैक मनी को कमा लिया, वो एक जो नेशन की इकोनॉमी हो गई ना, जो सर्कुलेशन हो गया, उससे वो रुपया क्या बाहर निकल जाता है, फिर वो क्या एक बॉक्स में पड़ा रहता है, तो वो इकोनॉमी नहीं आता ना, तो उसमें जीडीपी कभी नहीं बढ़ जाती है। इकोनॉमी में क्या है, जो कभी इन्फ्लेशन आ जाती है, फिर मुद्रा के भाव गिर जाते हैं, तो उसका भी बहुत बड़ा ये एक शोध है। तो अगर क्या इसमें क्या है, अगर टैक्स जो ये शोध के तो पता चलता है, लोग हमेशा क्या है, ऐसी चीज़ें जो इसमें हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी होगी, फिस्कल पॉलिसी में चीज़ें होती रहती हैं। आप टैक्स को कम करना है, कभी क्या है लिक्विडिटी बढ़ा देना है, कभी लिक्विडिटी कम कर देना है। तो यही है कि आपको कितना बाजार में लिक्विडिटी रखनी है, किस समय आपको इन्फ्लेशन को बढ़ाना है, घटाना है, तो ये चीज़ें नीति होती हैं। तो अगर हम टैक्स को कम कर देंगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स देंगे, तो क्या है, लोग क्या है, ब्लैक मनी को रखना बंद कर देंगे, और वो टैक्स गवर्नमेंट को दे देंगे, एक अच्छी तरह से टैक्स दे देंगे। उससे क्या है कि इकोनॉमी में जो रुपया जो ब्लैक मनी में जमा हो रहा था ना, वो इकोनॉमी में सर्कुलेट होना चल जाएगा, जिससे इकोनॉमी अच्छी तरह से चल जाएगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या भी कॉर्पोरेट टैक्सेस हो गए, तो इसमें टैक्स, बहुत सारे टैक्स रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है कि अभी उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स में कंपनी पर टैक्स लगाया जाता है। तो कंपनियों पर टैक्स क्या है, 30% से नीचे लाके
ये 20% कर दिया, शायद ये 20 या 22% से 22% कर दिया इसको, ठीक है। और जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उन पे क्या है, एकदम 15% कर दिया। तो अब इससे क्या होता है कि आप सोच लीजिए कि बाहर विदेश से भी कोई कंपनी आ रही है, अगर उसके पास आपको यहाँ पे टैक्स कम लग रहा है, तो कोई भी अगर दूसरे देश में टैक्स ज़्यादा लग रही है और इंडिया में टैक्स कम लग रहा है, तो कोई भी कंपनी कहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट आगे करेगी, इंडिया में करेगी। और दूसरी सी चीज़ क्या होता है कि इंडिया में आपको पता है जो एक ह्यूमन फोर्स है, जो काम करने का लेबर, जो लेबर है वो सबसे ज़्यादा आपको पता है इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है, यूथ भी बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा, अगर वहां से कोई अब कॉर्पोरेट टैक्स कम कर देते हैं, तो बाहर से कोई लोग आ रहे हैं, बाहर से कोई कंपनी आ रही है, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है, तो एम्प्लॉयमेंट किसको मिलेगा, अपनी जनता को मिलेगा, अपनी जनता को मिलेगा। तो फिर क्या होगा, वो कमाई करेंगे, कमाई करेंगे तो क्या होगा, फिर वो गवर्नमेंट के पास जो उनका इनकम टैक्स देंगे। तो जो वहां पे एक कंपनी का टैक्स कम किया है, तो हालांकि टैक्स कम करना नहीं हुआ, एक कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट हो गया, बेसिक उसने पहली जो चीज है वहां पे टैक्स कम कर दिया, लेकिन इनडायरेक्टली क्या होता है, वहां पे उस कंपनी में जो बंदों की कमाई होगी और वो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देंगे। मतलब एक घूम जाता है, सर्किल घूम जाता है। उससे क्या है, सर्किल में क्या है कि आपको चीज है, आपको किस तरह अपना क्या टाइम टेबल बनाना है। तो आप किसी तरह भी बनाइए कि आप कान को इस हाथ से पकड़िए और कान को चाहे दूसरे हाथ से पकड़िए, कान अपना पकड़ना है, ऐसी बात है ना। तो वो क्या होता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी किस हिसाब से बनाए कि मतलब चीजें भी ज्यादा चेंज ना हो और बहुत सारा हमें लाभ भी मिल जाए। तो यही है कि कॉर्पोरेट टैक्स उस समय गवर्नमेंट ने 30 से किया कर दिया, 20% कर दिया। तो बहुत सारी कंपनियां क्या इंडिया में आ जाएंगी, बहुत सारी कंपनी इंडिया आ जाएगी। तो पहले अगर 10 बंदे एम्प्लॉय रहते और 10-15 कंपनी इंडिया में आ गई, कॉर्पोरेट टैक्स कम है, तो वहां पे क्या 1000 बंदे एम्प्लॉय हो जाएंगे। तो क्या है, गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा हो जाएगी। तो आपको इस तरह एक से चीजें दूसरे जोड़ने। आप सोचते हो कि अगर इनकम टैक्स कम, ये कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि गवर्नमेंट को टैक्स कम हो गया, गवर्नमेंट कैसे टैक्स लेगी, गवर्नमेंट काम कैसे करेगी। तो ये चीजें नहीं है, टैक्स कम नहीं होगी, कंपनी पे टैक्स कम हुआ है, लेकिन वो कंपनी से जो इनकम हो रही है वो इनकम से इनकम टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास वापस चले जाएगा। इस तरह आप एक चीजों को दूसरी चीजों के साथ जोड़ना सीख जाइए। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बहुत एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि स्काई रूट स्पेस फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू गेट अपर स्टेज रॉकेट। तो एक फर्स्ट प्राइवेट कंपनी है, तो जो इंडिया की जो फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बन चुकी है, जो स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है, जिसने डेमोस्ट्रेट की कैपेसिटी की है कि जो हम होम अपने इंडिया में क्या है, एक जो इंजन है, रॉकेट इंजन, वो बना सकते हैं और जो जो उपग्रह वगैरह भी स्थापित करेंगे। तो ये अभी 2021 में जल्दी से जल्दी अपना उपग्रह स्थापित करने का काम लगे। उन्होंने अभी क्या एक केवल एक वो किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। तो ये फाउंड की गई थी पवन कुमार चंदन जी और नागा भारत डाका जी के द्वारा, जो फॉर्मर साइंटिस्ट और इसरो के रहते हैं। तो हालांकि क्या है, आप इस चीज़ को जोड़िए कि ये अब ये इसमें ज़्यादा और भी ज़्यादा एनहांसमेंट क्या हो जाएगा कि जो यूनियन जो कैबिनेट है उसने अभी रिसेंटली जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे स्पेस में, उनको उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें का उस ट्रांसफॉर्म लेके आए। तो ट्रांसफॉर्म गवर्नमेंट कैसे लेके आए, गवर्नमेंट एक बॉडी बनाई है। बॉडी क्या बनाई है, इंडियन इंटरनेशनल स्पेस प्रमोशन अथोराइजेशन सेंटर, ठीक है, इन स्पेस, ये इंटरनेशनल, ये इंडियन नेशनल स्पेस, ठीक है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथोराइजेशन सेंटर। तो ये याद रख लेना, वाज क्रिएटेड टू प्रोवाइड लेवल फील्ड प्लेइंग फॉर प्राइवेट कंपनीज। तो आपको भी पता है कि कोई बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, ये हम तो प्राइवेट लोग तो केवल प्राइवेटाइजेशन के पीछे पड़ते हैं, लेकिन आप उसका चीज़ का महत्व नहीं। आप एजुकेशन पॉलिसी की बात कीजिए, अगर एजुकेशन में प्राइवेट स्कूल्स का अगर आप योगदान देखें तो आप बताइए कितना है। क्या गवर्नमेंट एजुकेशन के तहत क्या आज इस देश में इतने बड़े स्तर पे, एजुकेशन स्तर पे क्या चेंज लाया जा सकता था, नहीं लग सकता, कि देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। वैसे आप हेल्थ सेक्टर पे देखिए, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स ना होते तो आज गवर्नमेंट के जो जो हॉस्पिटल की क्या दशा होती, क्या जनसंख्या में इतना बड़ा जो हेल्थ सेक्टर था उसमें क्या हम हेल्थ डिलीवर कर पाते, नहीं कर पाते। क्योंकि गवर्नमेंट अभी एक जो इंडिया है एक डेवलपिंग देश कंट्री है, उसकी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लोग इलिटरेट भी हैं, और हम उस स्तर तक पहुँचे भी नहीं थे। तो ऐसे ही है, हम केवल हमारे इंडिया में केवल इसरो एक स्पेस एजेंसी है जो इस पे काम कर रही है। तो अगर उसका एक बराबर में एक जो कंधे से कंधे मिलाने वाला अगर साथ ही चलेगा, और इसरो भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों की हेल्प लेता है, तो अगर बराबर में उसको एक साथ ही दे देते हैं कि चलो भाई आप भी प्राइवेट कंपनी है, तो दोनों में एक तरह का तो एक अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि भाई मैं इतना कर रहा हूँ कि इतना किया है, आप दूसरा काम इतना कर लो। तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। आपको भी ये बताया कि जैसे अभी बहुत अच्छा काम कर रही है आप स्पेस एक्स जो है, एलोन मस्क की कंपनी जो बहुत अच्छा काम करी है। तो प्राइवेट कंपनी को किसी चीज़ें जो अच्छी काम हो रही है ना उनसे अगर अलग नहीं करना चाहिए। आप तो देख सकते हो डिफेंस सेक्टर्स भी हो गए बाहर के देशों में, तो जो बहुत सारी कंपनियां हैं जो 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 पनडुब्बियां बना रही है, जो फाइटर्स जो बना रही हैं, तो सारी कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट कंपनियां बना रही है। तो हमें प्राइवेट कंपनी को क्या है क्या है उसको उत्साहित करना चाहिए और उनको क्या है इंसेंटिव भी देना चाहिए कि अगर कोई भी कुछ भी यहाँ पे जीडीपी में बनता है तो वो जीडीपी इंडिया की काउंट होती है, और फिर एक्सपोर्ट भी होगा तो वो तो रेवेन्यू होगी इंडिया को ही होगी, रिस्पेक्टिव कोई प्राइवेट है पब्लिक है, हर तरह इतना मायने नहीं रखता। आप जो पब्लिक जो
जो इंस्टीट्यूशन है उनको देख लीजिए कि जो सोशलिस्ट जस्टिस प्रोवाइड करें, जी कि आप हेल्थ को भी ऐसे होना चाहिए, एजुकेशन भी होना चाहिए, जो पब्लिक भी होना चाहिए, उस पर मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए वो पब्लिक में है, जो एक होल सोसाइटी के अंदर काम करे, उस पर प्राइवेट का डोमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये जरूर है। तो ये आप थोड़ा सा याद रख लीजिए, क्योंकि इंडिया एक साथ साथ में सोशलिस्ट देश भी है। नेक्स्ट न्यूज़ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमेन हैव इक्वल राइट्स टू परपेचुअल प्रॉपर्टी, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो वुमेन्स का उनको क्या इक्वल राइट होगा, जो अपने पिता की जो संपत्ति है उस पर इक्वल राइट होगा। तो उससे पहले क्या है, इसमें क्या बोला गया, डॉटर्स विल हैव कोपरेंसी राइट्स, जो क्या होता है कि हम जो वासी होता है ना, क्या हमवासी, अगर आपके पापा की जो संपत्ति है उसके ऊपर बेटा वाटा उनको बोलता है, तो ये राइट्स होते हैं जो पापा की प्रॉपर्टी है उस पर, अगर उसके अगर लड़की का पिता कि हिंदू सक्सेशन एक्ट जो फोर्स आया था 2005 में, ये 9 सितंबर 2005 के लगभग ये फोर्स में आया था, उसके पहले अगर उससे जो ये लागू हुआ था उससे पहले भी अगर मतलब आज ही यहाँ पे लागू है और इससे पहले पापा खत्म हो गए, तो भी इस लड़की के राइट्स हैं। अभी क्या है, इसमें जो एक्ट था उसमें जो सेक्शन 6 है उसमें ये लिखा है कि अगर इनके पापा जो इस दिन एक दिन होगी कि मतलब 8 तारीख हो गई, 8 तारीख को खत्म हो जाते हैं, उसके बाद जो वुमेन्स के राइट है ना उसको कोई क्या है छीनेगा नहीं, ये था। लेकिन इसमें कहीं पे नहीं लिखा था कि एक्ट में, मैंने भी पूरा देखा था कि इससे पहले उसको ये प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ये कहीं पे भी नहीं लिखा। तो लोगों क्या है, जो मिस इंटरप्रिटेशन करने की आप हमें क्या है कि उसको दो ही होते हैं, खाल के बाल निकालना ऐसे तोड़ मरोड़ करके, कि इससे पहले कि इससे बाद की बात कही कि जो लड़की है उसको जो राइट्स मिलेंगे। लेकिन अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपने पुराने जो कुछ जो डिसीजन है उनको भी तोड़ मोड़ के अभी बोल दिया है कि 2005 से पहले भी कि किसी का पिताजी खत्म हो गए हैं तो उसके भी राइट्स बराबर ही रहेंगे, कि जो ये डिप्राइव नहीं करता है, सेक्शन जो 6 है वो डिप्राइव मना नहीं किया है कि कहीं से भी आप की इक्वलिटी, जो इक्वलिटी है उसको आप लड़की को नहीं दोगे। तो यही बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये मैंने पूरा का पूरा जो 2 केस थे, प्रकाश वी फुलावती जो 2015 का था और धमना वर्सेस सुमन सूरपुर वर्सेस अमन, जो ये 2 केस थे ये मैंने पूरे के पूरे दिए। अब इसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने ये अभी जो बताया है उसमें ये नहीं अभी तक बताया गया है कि इसको रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब पीछे की डेट से लागू करना है कि नहीं करना है, और या आज की डेट से लागू करना है। तो इसमें जो 2 ये केस थे उसमें एक पहले वाले में था कि इसको रेट्रोस्पेक्टिव, जो प्रकाश वर्ष फुलावती उसमें क्या था कि आप इसको रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लागू करोगे, लेकिन दूसरे में क्या था कि आप इसको रेट्रोस्पेक्टिवली भी लागू कर दोगे। तो ये आप थोड़ा देख लेना कि इसमें क्या है। ऑन द अदर हैंड द केस ऑफ दमना सुब्रमण्यम बेंच है जस्टिस ए के सिगरी शेयर द फादर हु हैज डाइड इन 2000 विल आल्सो डिप्लोर हिज 2 डॉटर्स टू एंटाइटल शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। तो यही बताया कि 2001 में इसमें भी आप रेट्रोस्पेक्टिवली भी इसको लागू करोगे। इसमें तो ये बोला है कि 2001 में जो इसके पापा खत्म हो गए वो भी इसमें लागू करेंगे। और इसमें क्या बोला जाता है, लिविंग डॉटर्स ऑफ लिविंग कंसर्न दोनों बात रिस्पेक्टिव सच डॉटर्स आर बोर्न इट वाज हेल्ड दैट नाइदर एनी एक्सप्रेस प्रोविजन द गिविंग द रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब इसमें कहीं भी नहीं बताया गया कि आपको पीछे की डेट से देना है। तो यही बताया गया। तो आप केस को दोनों को याद कर लेना थोड़ा सा, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं तो नहीं बताऊंगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिव डेट वाली नहीं पूछी जाएगी, मैंने केवल आपको नॉलेज के लिए बता दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स लोड्स मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम MACI। तो इसको क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने मतलब शाबाशी दी, अच्छा काम किया है इसने। तो इसने क्या किया, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज, जो ड्यूटीज़ है उनको क्या कम कर दिया था, और टैक्सेस जो टैक्स थे उनको भी कम कर दिया जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स होता है। तो अगर आप सोचिए कि एक कोई हम इंडिया से कुछ एक्सपोर्ट करना है, अगर वही बात कही थी ना मैंने कि कम करना, जो इनकम टैक्स वाली बात हो गई, अगर टैक्स कम कर देते हैं तो यहाँ पे अगर कोई एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स है उनको क्या ड्यूटीज़ को कम कर दिया और टैक्सेस है उनको कम कर दिया। तो इससे क्या होता है कि जो लोग हो ना वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, और जो छोटे छोटे जो उद्योग वाले जो लोग हैं, जो MSME सेक्टर है, वो भी फिर क्या, अगर आपको टैक्स कम लग रहा है ना तो जो ज़्यादा उत्साहित होंगे और वो जो ज़्यादा क्या है उत्पादित करेंगे, उत्पादित करने के बाद जितना यहाँ कंज्यूम होता हो और हम दूसरा बाहर का बचा हुआ बाहर विदेश में भेज देंगे। तो अगर हम विदेश में भेजते हैं तो क्या होगा, वहाँ से एक तरह का हमें एक्सपोर्ट करेंगे तो चीज़ का क्या है, हमें वहाँ पे डॉलर में पैसा मिलेगा। अगर वहाँ से हमें डॉलर में पैसा मिलता है तो क्या होता है, फॉरेक्स रिजर्व हमारा बढ़ता है। तो ये चीज़ें आपको ये जोड़ते रखना है। तो इससे क्या होगा, लेकिन इसका एक ये हमेशा क्या पॉजिटिव नहीं होता। आपको चीज़ें पता है ना कि मुद्रास्फीति होती है, मूल्यांकन होता है, वो हमेशा एक हद तक ज़्यादा होता है। तो इसका रीज़न क्या है, सबसे पहले तो ये जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम क्या कब लॉन्च की गई थी, 2015 में लॉन्च की गई थी। तो इसमें क्या है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंडिया 2015 के तहत इसको किया गया था, ऑफसेट इंफ्रास्ट्रक्चर इनएफिशिएंसीज एसोसिएटेड कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग। अब इसका क्या, एक्सपोर्ट पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रहा था लोगों को, क्या इस पर बहुत ज़्यादा एक मतलब आपको प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट पे क्या है इसमें ड्यूटीज़ लगी हुई थी। तो डायरेक्ट क्या किया गया कि इसमें ये
स्कीम क्या करती थी कि वो इनको इंसेंटिव देती थी। अगर आपको क्या है, आप लग रहा है आपको एक्सपोर्ट लग रहा है, वही बात हो गया, आपको सिलेंडर की कॉस्ट आपको मतलब 1,000 रुपये सिलेंडर की कॉस्ट देती है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो गए। लेकिन फिर क्या करेगी गवर्नमेंट को डायरेक्ट 400 रुपये वापस रिफंड कर देगी। सिलेंडर की कॉस्ट कितनी पड़ी, 400 रुपये। तो गवर्नमेंट डायरेक्ट भी 600 रुपये ले सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो क्या टैक्स भी लगी और बाद आपको सब्सिडी दे देगी। तो यही ये काम करती थी, टैक्स लग गया और उसके बाद आपको इंसेंटिव दे दिया, डायरेक्ट इंसेंटिव दे दिया। तो ये किस लिए होता है कि देखो ग्लोबल पोर्टल WTO के अंदर कुछ चीज़ें निर्धारित होती हैं, तो उनको उतना क्या है जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो लगा दी, लेकिन बाद में क्या है इसको सब्सिडी दे देगी। तो ये क्या होता है, तो डायरेक्ट क्रेडिट स्ट्रिप टू एक्सपोर्टर कंपेशन ऑन लॉ ऑन पेमेंट ड्यूटीज, तो उनको डायरेक्ट दे दिया गया। अब ये फोकस किस पे किया गया कि जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट प्रोडक्ट हो रहे हैं उन पे बहुत ज़्यादा, कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, और जो हाई पोटेंशियल रखेंगे उनको कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, उनमें पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है कि एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट करते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि ऐसे जो प्रोडक्ट जो है कि एक तो एक बाहर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, और दूसरे उस प्रोडक्ट की इतनी मांग ज़्यादा है कि वो जो एम्प्लॉयमेंट भी है बहुत ज़्यादा जनरेट करें, बहुत ज़्यादा लोग उसमें काम करें। तो वहाँ पे अगर एक्सपोर्ट उसको इंसेंटिव देते हैं तो क्या दो काम हो जाएगा, एक तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा जाएगा और इंडिया में क्या एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट ज़्यादा होगा। तो उनको ये काम किया गया है। तो अभी क्या है कि जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो ये स्कीम है, इसको क्या अभी 31 दिसंबर 2020 तक स्क्रैप करना है। तो इतना अच्छा काम करिए तो स्क्रैप करने की बात कहाँ गई, ये है। तो इसका रीज़न है कि आपको भी पता है कि हम एक जो WTO के रूल्स हैं, हमें अननेसेसरी जो सब्सिडीज हैं वो नहीं दे सकता, क्योंकि ये ग्लोबल ट्रेड को हैम्पर करता है। तो यही है कि WTO ने कहा है कि ये जो ट्रेड है इसको डिस्टोर्ट करता है, कि ये बहुत ज़्यादा सब्सिडी, डायरेक्ट सब्सिडी दे रहा है, मतलब डायरेक्ट रुपए दे दिया है, कोई काम नहीं, कोई मतलब ये नहीं हो रहा है कि आप उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बढ़ा कर रहे हो, डायरेक्ट जो सब्सिडी दे रहे हो। जैसे आप एग्रीकल्चर की बात आती है, USA क्या है अपने जो किसान है उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडी देता है, कि एक किसान है उसको अगर 100 रुपये की लागत है तो 90 रुपये सब्सिडी दे दिया, तो 10 रुपये में अगर वो उसको कुछ किसान पैदा कर लेता है तो वो अगर 50 रुपये में बेच देगा तो उसको घाटा नहीं होगा। और वही चीज़ अगर इंडिया में हम 60-70 रुपये में बेच रहे हैं तो वो 50 रुपये वाली यहाँ पे 65 में आएगी, तो लोग कौन से खरीदेंगे, 65 वाली। तो ये होती है डायरेक्ट सब्सिडी। तो और इंक्रीज पब्लिक टैक्स जो लाइबिलिटी, पब्लिक टैक्स लाइबिलिटी ये डायरेक्ट अगर आप कितना इसको इंसेंटिव कितनी सब्सिडी दे रही हो तो वो डायरेक्ट टैक्स लाइबिलिटी बढ़ा देता है, एक मतलब टैक्स का के ऊपर बर्डन बढ़ने लग जाता है एक कंपनी के ऊपर, कि एक सब्सिडी होती है ना वो एक हद से। गवर्नमेंट क्या है, अगर 600 रुपये का आपको 1,000 रुपये का सिलेंडर लिया और 900 रुपये की सब्सिडी देने लगी, 1,000 आपको 100 रुपये पड़े, तो गवर्नमेंट के पास तो जो एक मतलब रेवेन्यू है वो तो डिफिशिएंट होती चल जाएगी। फिर क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास वो रुपया नहीं होगा कि वो अच्छी सी पॉलिसी में लागू कर सके। ये हो गया, तो इसका भी रिप्लेसमेंट हो जाएगा। रिप्लेसमेंट क्या है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अब वही हो गया जो प्रोडक्ट लिंक्ड हो गया, मतलब डायरेक्ट सब्सिडी नहीं जाएगी, जो सेलेक्ट सेक्टर होंगे एक्सपोर्ट के उनको क्या है, उनको इंसेंटिव दिया जाए। सेलेक्ट डायरेक्ट इंसेंटिव नहीं होगा कि आपको कि डायरेक्ट रुपए दे दिए, ऐसा काम नहीं करेगी। और जो ऊपर बताया था कि RODTEP जो रिमिशन ऑन ड्यूटीज वाला, कौन सी चीज़, ये रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स पर्सन ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम। तो यह भी एक इसका इंसेंटिव बनाया गया है कि दूसरा जो सेंटर आइडेंटिफाई करो, कुछ सेंटर आइडेंटिफाई करो और उनको भी उसी तरह जो कि उनको स्ट्रेंथ दी जाए, मतलब किसी न किसी तरह उनको जो डायरेक्ट सब्सिडी न देके उनको भी इनके इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है, कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो गया, उसमें थोड़ा कुछ भी आप उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बिल्ड कर दो। तो ये चीज़ें सेक्टर भी आइडेंटिफाई कर लिए जाएंगे जो कि कंपिटिटिव स्ट्रेंथ हो चाहिए। तो एक तो डायरेक्ट जो एक्सपोर्ट वाले हो गए उनको किया जाएगा, और कुछ जो सेक्टर हैं जो कंपिटिटिव स्ट्रेंथ रखते हैं, मतलब एक दूसरे के कंपटीशन में रहेंगे और ज़्यादा जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको भी मतलब आप यहाँ पे इनडायरेक्ट रूप से एक तरह का वो आप हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट टाइटनिंग नॉर्म्स फॉर इंपोर्ट। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ जो इंपोर्ट्स पे जो होता है नॉर्म्स है तो उसको टाइट कर दिया है, कि अभी कुछ चीज़ें हैं जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं वो उन पे क्या गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, टाइट कर दिया है कि ये चीज़ें अभी इंडिया में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं, फिर आप अपने आप समझ जाओगे। तो जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन जो ट्रेड है उसने क्या किया है कि नई पॉलिसी लाई है कि जो बहुत सारे केमिकल्स हैं उनके ऊपर, जो प्लास्टिक्स हैं उनके ऊपर मतलब एक तरह का बैन लगा दिया कि ये चीज़ें अभी नहीं आएंगी। और उनको उनमें क्या क्या है आपको बता देते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन होगी, एंड डाइक्लोरो टेट्रा फ्लोरोइथेन होगी, ये चीज़ें हैं। तो आप क्लोरो फ्लोरो ये चीज़ें याद करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि ये ग्रीन हाउस गैसों के से रिलेटेड है। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, जो किसमें यूज किए जाते हैं एजेंट्स, जो फायर एक्सटिंग्विशर हो गए उनमें यूज किए जाते हैं, और रेफ्रिजरेटर्स में ये यूज किए जाते हैं। तो आपको पता है कि ये जो चीज़ें, जो रेफ्रिजरेटर जो हो गए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए, किसको डायरेक्ट हार्म करते हैं। तो ये आपको अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से कुछ चीज़ें आए तो ये डायरेक्ट आप याद रख लेना, ओजोन जो गैस है उसको डायरेक्ट ये मतलब इफेक्ट करते हैं। तो अभी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड को उसने क्या है, जो कुछ मैंडेट लगाया है कि जो जितनी भी जो एक कंपनियां हैं, जो कंपनी जो इंपोर्टर्स हैं, उनको क्या है अपना बिल की जो एंट्री है वो सबमिट करनी है 30 दिन के अंदर अंदर। ओजोन सेल, एक ओजोन सेल है, ये सेल दूसरा नहीं है, CELL है, सेल है मतलब एक जो केबिन होता है वहाँ पे ये सबमिट करना है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के वहाँ पे। तो अभी ओजोन सेल का क्या काम करना है कि वो धीरे धीरे इन प्रोडक्ट को क्या है फेज आउट करेगी, जो हम खरीदेंगे नहीं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो केबल है उनको। तो अभी ये मॉनिटर प्रोटोकॉल के तहत किया गया है। तो कुछ चीज़ें होती है ना, वो पूरी चीज़ें बताऊंगा आगे। अब मॉनिटर प्रोटोकॉल क्या है, इंटरनेशनल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने की, जो धीरे धीरे जो प्रोडक्ट है उनको फेज आउट करेंगे, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए। तो इनको आप फेज आउट कर देंगे। तो अब इस चीज़ की कहानी लास्ट में मैं पूरी की पूरी कहानी बताऊंगा कि जो इन चीज़ों का मेन एक्सपोर्टर कौन है इंडिया को, चाइना है। तो कभी भी क्या है, आपको कभी भी किसी के ऊपर सीधा वार नहीं करना चाहिए, ठीक है। इतना बेटा मतलब आपको ऊपर कोई कोई बहुत परेशान कर रहा है ना, तो उसको इतना मतलब आप इतना कर दो कि कहा था ना कि वो फिल्म का डायलॉग है कि इतना परेशान कर दूंगा कि मतलब रूह रूह कांप जाएगी। जरूरी नहीं है सीधा ये अटक किया जाए, आपको मतलब इतना परेशान कर दीजिए आपने टिकटॉक बैन कर दिया, सारे एप्लीकेशन बन दिए, मतलब करोड़ों का व्यापार मतलब उसका ठप बैठा दिया। सारी जो मिनिस्ट्रीज है उन्होंने क्या किया, जो जो रेलवे मिनिस्ट्री है उसने अपने सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री उसने अपने सारे जो रोड प्रोजेक्ट है वो चाइना के साथ सारे के सारे कैंसिल कर दिए। फिर टीवी बैन कर दिया कि हम जो जो खुद का जो लोकल जो मार्केट है, उसको जो लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। और अभी क्या है, आप इस पर WTO भी कोई रूल नहीं लगा सकता। क्या WTO क्या रूल लगाएगा कि ये हमने मॉनिटर प्रोटोकॉल के तहत किया गया है इन चीज़ों के। तो कुछ चीज़ें होती है ना, आप हमेशा खोजते रहिए, जो बड़े बड़े पॉलिसी बनाने वाले देखते हैं कि आप किस तरह किसी को क्या है इस तरह मजबूर कर सकते हो। अब यहाँ पे चाइना मजबूर क्या हो जाएगा, आप सोचिए चाइना की स्ट्रेंथ क्या है। आप हमें मैंने कल परसों बात की थी कि हमेशा स्ट्रेंथ होती है ना, वो दूसरे की अपनी, जब कभी अपने आप को स्ट्रेंथ बताते हैं ना, मेरी ये ताकत है, वो दूसरे के सामने वो ताकत नहीं है, तुम्हारी कमजोरी बन जाती है। ये आपसे एक इंटरव्यू का सवाल बता देता हूँ कि आपसे कभी कभी पूछा जाता है आपकी पॉजिटिविटी क्या है और नेगेटिविटी, आपकी स्ट्रेंथ क्या है आपकी और कमजोरी क्या है। तो आप हमेशा देख लीजिए, आप कभी मत सोचिएगा कि आप जो अपनी कमजोरी बता रहे हो, केवल वो कमजोरी कमजोरी नहीं, अगर आप अपने सामने वाले को अपनी जो जो मजबूती बता रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ बता रहे हो, तो ये डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसको अपनी कमजोरी, दोनों तरफ से आपकी कमजोरी कमजोरी रहेगी, जो आप अपनी स्ट्रेंथ बता रहे हो ना वो भी आपकी कमजोरी ही है, ठीक है। तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आप अच्छे एक तलवारबाज हो, और आपको मतलब एक ऐसे अखाड़े में खड़ा कर दिया कि आप वहां पे आपको मतलब किसी चीज से भी लड़ना पड़ सकता है। तो आप बहुत अच्छे तलवारबाज हो, आपकी कमजोरी तो यह है कि आप गदा युद्ध अच्छा करते हो, नहीं गदा युद्ध आपको बिल्कुल नहीं आता, कोई लड़ा मतलब आप गदा युद्ध नहीं करते हो, या आपकी ये होगी। लेकिन आपकी मजबूती क्या है, मजबूती ये होगी आपने अगले को, आपको ये पता चल गया इसको क्या है तलवार में लड़ाई नहीं आती, ठीक है। तो अगला आपके पास आपने क्या है नहीं सॉरी, आपको तलवार में लड़ाई आती है, मजबूरी तो कम आपकी नेगेटिविटी हो गई, आपको अच्छे गदा युद्ध अच्छा आता है, लेकिन आपकी मजबूती क्या होगी, आपकी तलवार में होता लड़ाई है। तो अगला क्या करेगा, आपकी तलवार आपके सामने तलवार लेके मतलब गेम रखेगा ही नहीं कि तलवार से आपको लड़ाई करनी है। क्यों, क्योंकि उसको पता है इसकी तलवार में मजबूती है, तो आपके सामने तलवार नहीं रखेगा, तो वो आपकी कमजोरी साबित हो जाएगी। तो ये कभी भी खुश होकर कभी भी किसी के सामने नहीं बोलना चाहिए कि मेरी मजबूती है। मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि आपको कभी भी किसी के सामने, अपने अपोनेंट के सामने नहीं बोलना चाहिए मेरी मजबूती है। ये आपकी मजबूती आपके सामने आपकी ही कमजोरी साबित हो सकती है। तो चाइना की क्या मजबूरी, सबसे ज्यादा मजबूती क्या थी, वो चाइना का एक्सपोर्ट था। चाइना एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा था, अगर उसका एक्सपोर्ट अगर बंद हो जाएगा तो चाइना कुछ भी नहीं है, खोखला होकर रह जाएगा। वहां पे मतलब खाने के लिए रुपए नहीं मिलेंगे लोगों के पास, इतना ज्यादा प्रोडक्ट आप पैदा कर दोगे तो वहां खुद भी बिकना बंद हो जाएगा। अगर एक प्रोडक्ट मतलब कम मात्रा में हो ना, तो एक देश में तो बिकना लग जाएगा ना। कोई प्रोडक्ट अपने ही देश में इतनी ज्यादा में हो जाए कि वहां हर घर में वो चीजें बने, तो कौन खरीदेगा उनसे, कौन खरीदेगा। तो वहां पे क्या है, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो जाना, तो क्या होता है फिर अगर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा आता है ना, उसका कोई भाव नहीं रहता। तो क्या है, इसको चाइना की जो ये मजबूती थी ना वो अभी कमजोरी में साबित कर रहा है। इंडिया क्या है, उसका एक्सपोर्ट को बैन कर दिया, हम कुछ खरीदेंगे नहीं, तो चाइना के लाले पड़ गए, हर देश उसका एक्सपोर्ट बंद कर रहा है। तो आप याद रखना, तो ये चाइना ही मेन न्यूज है, आप किसी तरह भी घुमा के कान किधर का ही पकड़ो। तो आज की न्यूज के लिए इतना ही। अभी हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो इंदिरा वन मित्र योजना स्कीम थी वो लॉन्च किसके द्वारा की गई। तो अगर आप मेरा
वीडियो आज देख रहे हो तो ये आज की वीडियो में से नहीं है, कल के वीडियो में। मैं क्या कभी कभी अगर क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं ना, एक दिन में 10 क्वेश्चन ही लेने की कोशिश करता हूँ, फिर क्या है पीछे के दिन में अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो पीछे वाले दिन से ले लेता हूँ। तो इंदिरा वन मित्र योजना कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई थी? माउंट सिनाबंग वोल्केनो है वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है वर्क ऑन इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट प्लांट, जो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल प्लांट है, जो एक फ्यूजन प्लांट है, वो कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तो ये देख लीजिए, एक तो एक्सपेरिमेंटल ही है। दूसरा इंडिया का कंट्रीब्यूशन है जो ITR है, इसमें किसके द्वारा दिया जा रहा है, मतलब कौन सा इंडिया की एजेंसी है वो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है? इंडिया का कंट्रीब्यूशन बता दूं, ये क्रायोस्टेट जो है, किसी जो मंदक के रूप में, जो हम किसी अलग फ्यूजन होता है ना, तो उसमें मंदक का काम करता है कि जो वहाँ पे जो काम हो रहा है, मतलब एनर्जी उसको कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए मंदक का काम, जो भारी जल हो गया जैसे ये हो गया, उनको इंडिया सप्लाई करेगा। वालसीड हो गया, ये चीज़ें इंडिया सप्लाई करेगा। तो ये कौन सा जो अपना इंस्टीट्यूट है वो दे रहा है, ये आपको पूछा गया है। दूसरा है जो डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन से एक्ट के तहत किया गया? तो ये डेजिग्नेशन आपको बतानी है कौन सा एक्ट था, उसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए। नेक्स्ट न्यूज है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल, याद रखना, मैंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं पूछा है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछा है, तो याद रख लेना। ए बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश आफ्टर एक्ट ऑफ 1847, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश किया गया था उसका काम क्या था, ये पूछा गया है, ठीक है। और कौन सी कंपनी है जो इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है जो डेमोन्स्ट्रेट किया है, जो होम ग्राउंड रॉकेट इंजन जो स्पेस में लेके जा सकता है, तो उस कंपनी का नाम बताया है। तो जो ए बॉडी क्रिएटेड टू प्रोवाइड लेवल फील्ड फ्लडिंग, जो स्पेस में एक ऐसी बॉडी बनाएगी, मतलब स्पेस में नहीं, इंडिया में एक बॉडी बनाएगी है जो प्राइवेट कंपनियों भी लेवल फील्ड फ्लडिंग देगी, कि मतलब उनको, मतलब उसके इस हिसाब से, मतलब उनके पास अभी कैपेबिलिटीज नहीं है, तो वो बॉडी उनको कैपेबिलिटीज बना के देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर से बनाएगी, उनको साथ देगी, तो उस बॉडी का नाम बताना है। फिर है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाई विच मिनिस्ट्री, मैंने बताया नहीं, लेकिन आपका इतना तो मतलब कॉमन सेंस होगा कि आप इसका बता सके। तो वो कौन सी जो मिनिस्ट्री उसके द्वारा ये स्कीम क्या लॉन्च की गई थी। तो आज के लिए न्यूज में इतना ही। आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो skvincher.blogspot.com से। तो न्यूज के लिए इतना ही। आशा करूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, एक बार फिर से कहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आशा करूंगा कि आप इसको लाइक करें, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो डेफिनेटली आप इसको डिसलाइक कीजिए, लेकिन डिसलाइक क्यों किया ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सके। तो आज के लिए इतना ही। जैसे बताया, कल फिर मिलेंगे, जो आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं उनके आंसर के साथ और नई न्यूज़ के साथ हम अच्छे से एलैबोरेट करेंगे। और मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि और भी टॉपिक्स हम इसमें कवर कर सकें। मैं कोशिश करूंगा अभी कि बना रहा हूँ कि जो अपने जियोग्राफी के टॉपिक्स हो गए, हिस्ट्री के टॉपिक्स हो गए, वो धीरे धीरे मैं चैनल में क्या इन्फ्यूज़ करूँगा। और अपना ही इसमें एक मोटिवेशनल की अलग से क्या है प्ले लिस्ट है, उसमें जाके आप मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हो। तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।